नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को कवर करते हुए आज ये हमारा 11th वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन मतलब कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए हम लोगों ने कुल 32 कविताओं में से 12 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जा कर के उन्हें देख करके पिछली कविताओं को समझ सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो क्लास में हम 13वां कविता मतलब 13th कविता को पढ़ते हैं। ये जो 13th कविता है वो है सीतक बूंद, जिसके कवि हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने इस कविता में शीत की बूंद मतलब ओस की बूंदों को प्रतीकात्मक रूप में मनुष्य के जीवन के लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हुए इस कविता को लिखा है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। कवि लिखते हैं, मनुख कर जिंदगी एक शीतक बूंद है के। मनुख का अर्थ है मनुष्य, कर कहने का अर्थ है का, जिंदगी कहने का अर्थ है जीवन, एक कहने का अर्थ है एक, शीतक कहने का अर्थ है शीत मतलब ओस की बूंदें, हेके कहने का अर्थ है। तो इस पद में कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक शीत की बूंद के समान है। आगे कवि लिखते हैं, कुल कुल अंधरिया टह टह इंजोरिया राइते, गिरेला अनदेखा शीत, रसे रसे जमेला और बनेला शीतक बूंद। यहाँ पे कुल कुल अंधरिया कहने का रात है बिल्कुल काली अंधेरी रातें। टह टह इंजोरिया कहने का अर्थ है यहाँ पे पूर्णिमा की रात, जिसमें चांद बिल्कुल खिला हुआ रहता है और चारों तरफ चांद की रोशनी फैली रहती है। तो नागपुरी भाषा में उसे टह टह इंजोरिया रात कहा जाता है। रात कहने का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे है रात। गिरेला कहने का अर्थ है गिरता है, अनदेखा कहने का अर्थ है अनदेखा, शीत कहने का अर्थ है यहाँ पे ओस, रसे रसे कहने का अर्थ है धीरे धीरे, जमेला कहने का अर्थ है जमता है, और कहने का यहाँ पे अर्थ है और, बनेला कहने का अर्थ है बनता है, शीतक बूंद कहने का अर्थ है शीत का बूंद ओस की बूंदें। तो दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? तो दूसरी पंक्ति में कवि ने ओस की बूंदों के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हुए, निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ये जो जल वाष्प की बूंदें हैं वो आसमान से काली अंधेरी रातों में, पूर्णिमा के जगमगाती रातों में ये ओस की बूंदें अनदेखा रूप में इस धरती पर आती है और धीरे धीरे जमकर ओस की बूंद बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसका भावार्थ समझें तो कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि ठीक इन्हीं ओस की बूंदों के समान मनुष्य का जीवन भी इस धरती पर अनदेखा रूप में आता है और यहाँ पे एक जन्म लेता है। आगे कवि लिखते हैं, तले एहे बूंद छोट बड़ जीव जंतु घास पात गछ वृक्ष के देल जिंदगी दान। तले का अर्थ यहाँ पे है तब, एहे बूंद कहने का अर्थ है यही शीत की बूंद, छोट बड़ कहने का अर्थ है छोटा बड़ा, जीव जंतु कहने का अर्थ है जीव जंतु, घास पात कहने का अर्थ है घास फूस, गछ वृक्ष का अर्थ है यहाँ पे पेड़ पौधे, देल कहने का अर्थ है देता है, जिंदगी कहने का अर्थ है जीवन, दान कहने का अर्थ है दान। तो तीसरे पद में कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि इस धरती पर आकर यही ओस की बूंद बड़े छोटे जीव जंतु घास फूस पेड़ पौधे को जीवन दान देती है। तो अगर हम लोग इसका भावार्थ समझते हैं कि मनुष्य का जीवन से अगर हम लोग इस शीत की बूंदों को रिलेट करके देखते हैं, संबंधित करके देखते हैं, तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि ठीक इन्हीं ओस की बूंदों के समान मनुष्य भी इस धरती पर जन्म लेकर सभी जीव जंतु पेड़ पौधे का सहयोग करता है और प्रकृति को और ज़्यादा सुंदर बनाने में अपना योगदान देता है। ये कवि का इस पद के माध्यम से भावार्थ था। आगे कवि जो हैं वो लिखते हैं, शीतक बूंद सनाल खीर खाले, कहे ना मनुख जिंदगियो होए जायला पवित्र, और उके भेटायला नवा जिंदगी। अर्थ देखते हैं। शीतक बूंद कहने का अर्थ है यहाँ पे ओस की बूंदें, सनाल खीर कहने का अर्थ है यहाँ पे सना हुआ खीर मतलब कि बचा हुआ खाना, रात का बचा हुआ खाना के लिए यहाँ पे सनाल खीर कहा गया है। खाले कहने का अर्थ है यहाँ पे खाने से, कहना कहने का अर्थ है कहा जाता है, मनुख कहने का अर्थ है मनुष्य, जिंदगी कहने का अर्थ है जीवन, होए जायला कहने का अर्थ है यहाँ पे हो जाता है,
पवित्र कहने का अर्थ है यहाँ पे पवित्र, और कहने का अर्थ है और, उके कहने का अर्थ है उसका, भेटायला कहने का अर्थ है मिलता है, नावा कहने का अर्थ है नया, जिंदगी कहने का अर्थ है जीवन। तो इस पद में कवि क्या कहते हैं? इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ओस की बूंदों से सना हुआ खीर खाने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है और उसे एक नया जीवन प्राप्त होता है, ऐसा कवि इस पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, फिन रसे रसे ढरकेला राइत होवेला तले इंजोत। अब यहाँ पे फिन का अर्थ है यहाँ पे फिर, रसे रसे का अर्थ है यहाँ पे धीरे धीरे, ढरकेला कहने का अर्थ है लुघड़ता हुआ, राइत कहने का अर्थ है रात, होवेला कहने का अर्थ है होता है, तले कहने का अर्थ है तब, इंजोत कहने का अर्थ है यहाँ पे सुबह। तो इस पद में कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि धीरे धीरे जो रात है वो बीतता चला जाता है और सुबह जो सूर्य की किरणें हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो उजाला के लिए यहाँ पर शब्द जो है वो इंजोत प्रयोग किया गया है। आगे कवि लिखते हैं, बिलाय लागेला जमल बूंद ढरके लागेला जिंदगी, एहे माझे कतना मनुख जानवर गोड़ खूर तरे खुंदायला, मन के शीतल करत करत बिलाय जायला ओ धरतीये में। तो यहाँ पर कवि लिखते हैं बिलायला, बिलायला का अर्थ होता है घुलना, लागेला कहने का अर्थ है बिलाय लागेला मतलब घुल जाना, जमल कहने का अर्थ है जमा हुआ, शीत की बूंदे कहने का अर्थ है यहाँ पे ओस की बूंदे, ढरकेला कहने का अर्थ है ढरकता है मतलब लुघड़ता है, लागेला कहने का अर्थ है यहाँ पर लुघड़ता हुआ कहा जाएगा, जिंदगी कहने का अर्थ है यहाँ पे जीवन, एहे कहने का अर्थ है यही, माझे कहने का अर्थ है बीच में, कतना कहने का अर्थ है कितना, मनुख कहने का अर्थ है मनुष्य, जानवर कहने का अर्थ है यहाँ पर जानवर जो गाय बैल घोड़ा ये बाकी जो जानवर हैं सारे जानवरों के लिए यहाँ पे जानवर कहा गया है। गोड़ कहने का अर्थ है यहाँ पे जानवरों का पैर, खुर कहने का अर्थ है जानवरों का नाखून, तरे कहने का अर्थ है यहाँ पे उनके जानवरों के पैर के नीचे, खुंदाए जायला कहने का अर्थ है जहाँ पे पैरों से दबाया जाना, तो उसको नागपुरी भाषा में खूंदना कहा जाता है। मन का यहाँ पे अर्थ है मनुष्य का मन, के कहने का अर्थ है का, शीतल कहने का अर्थ है ठंडा, करत करत कहने का अर्थ है करते करते, बिलाय कहने का अर्थ है यहाँ पे है घुलना, जायला कहने का अर्थ है घुल जाना, ऊ का अर्थ है ऊ, धरतीये का अर्थ है धरती में। तो इस पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि जैसे जैसे सवेरा होता है और सूर्य की रोशनी ओस की बूंदों पर पड़ती है तो ये ठोस और कठोर ओस की बूंदें पिघलकर जल की बूंद बन जाती है और घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियों से लोढ़कते हुए धरती पर आ गिरती है, जहां इन कोमल ओस की बूंदों पर जानवरों का पैर, समय रूपी जानवरों का पैर जो है वो पड़ता है और इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसा कवि कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसका भावार्थ मनुष्य के जीवन से अगर इस पद के भावार्थ समझते हैं तो इस पद में कवि का भावार्थ है ठीक उसी प्रकार मतलब इन्हीं ओस की बूंदों के प्रकार मनुष्य का जीवन भी समय बीतने के साथ साथ ढलता चला जाता है और इस धरती पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के पश्चात इस धरती में समा जाता है, ऐसा कवि का भावार्थ है इस पद के माध्यम से। आगे कवि लिखते हैं, इसने सिराय जायला जिंदगी, एहे तो है के असली जिंदगी। इसने का अर्थ होता है ऐसे ही, सिराय जायला कहने का अर्थ है खत्म हो जाता है, जिंदगी कहने का अर्थ है जीवन, एहे कहने का अर्थ है यही, तो का अर्थ है तो, हेके कहने का अर्थ है, असली कहने का अर्थ है असली, जिंदगी कहने का अर्थ है जीवन। कवि अंतिम लाइन में कहते हैं, अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि यही तो मनुष्य का असली जीवन है जिसमें मनुष्य दूसरों के लिए दूसरों के भला करने के लिए सदा अपना जीवन को खर्च करता है और इस धरती में ही समा जाता है और उसका जीवन जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो कविता का अर्थ है वो खत्म होता है। आइए इस कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है,
सीतक बूंद कविता कर कवि कर का नाम हेके। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। सीतक बूंद कविता का के सीतक बूंद माइन है। तो यहाँ पर जिंदगी के मतलब जीवन को माना गया है शीत की बूंद, मनुष्य के जीवन को शीत की बूंद माना गया है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा बी। सीतक बूंद कविता कर कवि भुवनेश्वर अनुज का जन्म कौन बछर होए रहे। तो यहाँ पे इस प्रश्न में क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि कवि भुवनेश्वर अनुज का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936। सीतक बूंद कविता में कवि के प्रतीकात्मक रूप माइन है। तो कवि का के मतलब किस चीज को प्रतीकात्मक रूप माना गया है। तो शीत की बूंदों को मनुष्य के जीवन के लिए प्रतीक के रूप में माना गया है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। सीतक बूंद कविता में का ढरके लागेला। तो देखिए यहाँ पे जीवन जो है वो ढरकने लगता है, जीवन दिन प्रतिदिन खत्म होता चला जाता है, उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि का ढरके लागेला, क्या धीरे धीरे ढलने लगता है। तो जीवन जो है वो ढलने लगता है। तो इस तरह से हमारा ये जो कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं वो खत्म होते हैं, इसका शब्दार्थ खत्म होता है, इसका भावार्थ खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो कविता है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये कविता और हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ में भी इसे शेयर कीजिए। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप अपने परीक्षा में, अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। इसी शुभकामना के साथ में हम आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।